संसार में दुखिया रही ना कोई, धन दाने भरपूर रहे रोग दोष ना होय। प्रेम भाव मन में भरे द्वेष करे ना कोई, और गुरु चरण सेवा करे मन भगुन में होय। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेज में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों पिछली जो हमारी इतिहास विषय की एक कक्षा थी, उनमें हमने अध्ययन किया था कि भाई मानव का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, और मानव का धीरे धीरे पहले उत्पत्ति किस प्रकार हुई और धीरे धीरे विकास किस प्रकार हुआ, यानी होमो सेपियंस किस प्रकार बना दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उनके आगे का टॉपिक, उसका नाम है इतिहास क्या है, इतिहास में क्या लिखा जाता है, अर्थात क्या जो बीत गया समय अतीत, जो बीत गया समय अतीत कहलाता है, क्या वही इतिहास है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इतिहास क्या है। अलग अलग विद्वानों का मत है कि जो बीत गया है वही इतिहास कहलाता है। जो पहले बीत चुका है अतीत, यानी हमसे पहले जो बीत चुका है वो ही इतिहास है। लेकिन नहीं, यह बात गलत है। तो इतिहास क्या है, मुख्य रूप से आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि इतिहास क्या है। तो आइए दोस्तों, इतिहास अगर हम बात करें कि इतिहास में क्या लिखा जाता है, सर्वप्रथम हम लिखने की बात कर लेते हैं। क्यों, इतिहास में क्या लिखा जाता है? आइए दोस्तों, इतिहास में लिखा जाता है कि जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, जो हमारे जो जीवन है, मनुष्य को जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पहला अपना आ जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, मानव जीवन को प्रभावित। तो दोस्तों ऐसे तो इतिहास में पहले बहुत सारे वंश आए थे, जैसे कि आए थे सिंधु सभ्यता आया, उनके बाद वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आ गया था, उनके बाद जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भी हम आगे पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, इस प्रकार ये चलता रहा। लेकिन क्या है, इनमें भी अगर मानव जीवन को प्रभावित, इन्होंने मानव जीवन को प्रभावित किया है। कैसे किया है कि सिंधु सभ्यता से हमने क्या चीज ग्रहण की है, आपको अगर पता है तो ये हमारा एक क्या है, स्वास्तिक चिन्ह इस प्रकार का, वो हमने कहाँ से सीखा था? ये हमने सिंधु सभ्यता जो सभ्यता थी उनसे सीखा था। तो एक प्रकार आ जाता है कि इतिहास में क्या लिखा जाता है, इतिहास में क्या लिखा जाता है। तो एक तो आ जाता है अपने जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, वही चीज इतिहास में लिखी जाती है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो क्या लिखा जाता है इतिहास में? जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, भौगोलिक जीवन यानी हमारे चारों ओर जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन पाता है, उन सभी भौगोलिक पर्यावरण परिवेश को ही प्रभावित करती है, भौगोलिक जीवन को प्रभावित, वो ही इतिहास में लिखा जाता है। अन्यथा कोई अन्य वस्तु या अन्य चीज इतिहास में नहीं लिखी जाती है। ठीक है, अब बात करें 3 नंबर की, भाई इतिहास में और क्या लिखा जा सकता है। तो इतिहास में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए दोस्तों, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होती है दोस्तों? जैसे कि हम सर्वप्रथम इतिहास में क्या पढ़ेंगे, अगर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, उनके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक, उनके बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद काल, उनके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, मगध साम्राज्य। इस प्रकार हमारा क्या चल रहा है, क्रमबद्धता, क्रम के आधार पर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो इतिहास में क्या होना चाहिए दोस्तों? क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात होगी क्रमबद्धता की। इतिहास में क्या लिखा चाहिए? तीन चीजें हमारे सामने आ गई है कि भाई मानव जीवन को प्रभावित करने वाले को इतिहास लिखा जा सकता है। 2 नंबर की बात करें कि भाई इतिहास में और क्या लिखा जाता है, तो भाई भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता है वो वस्तु इतिहास में लिखी जा सकती है। और जो क्रमबद्धता, इतिहास में मुख्य रूप से क्रमबद्धता दोस्तों होनी चाहिए। अगर हम आगे की बात करें तो इतिहास में सबसे ज्यादा किस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए, वो होता है साक्ष्य। साक्ष्य को एक अन्य नाम से और जाना जाता है दोस्तों, और उस अन्य नाम का क्या नाम है उस चीज का? उसे कहते हैं स्रोत, उसे कहते हैं प्रमाण, और उसे कहते हैं सबूत। साक्ष्य, स्रोत, प्रमाण, सबूत। अगर सबूत की बात करें तो हमारे जो न्यायालय होते हैं उनमें ये भाषा चलते हैं कि भाई आपके पास क्या सबूत है।
ठीक है। प्रमाण की बात करें तो वर्तमान में हम जो घरों में जो कागजी कार्रवाई होती है, कागजी, उनमें प्रमाण होता है। स्रोत की बात करें तो जो भी सभ्यता खोजी गई है उनमें क्या क्या स्रोत मिले हैं उनको स्रोत कहेंगे, और साक्ष्य भाई उस सभ्यता में क्या क्या अवशेष मिले हैं इन सब को मिलाकर हम साक्ष्य कहेंगे दोस्तों। तो आ गया हमारे पास इतिहास में क्या लिखा जाता है, एक आ गया मानव जीवन को प्रभावित करता है, उसी वस्तु को इतिहास में लिखा जाता है। आगे की बात करें तो भाई भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करता है, ठीक है, और कर्मबद्धता इतिहास में सर्वोपरि होनी चाहिए। अब बात करें साक्ष्य की, साक्ष्य को स्रोत कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, सबूत कहते हैं, ठीक है। अब साक्ष्य भाई आ गई बात, साक्ष्य की बात भी आ गई, तो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं हम यह बात जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए साक्ष्य की बात हम करते हैं। तो साक्ष्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, साक्ष्य मुख्य रूप से होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अगर हम पहले की बात करें कि भाई साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अपना आ जाता है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होता है पुरातात्विक साक्ष्य, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर 2 नंबर की हम बात करें कि भाई 2 नंबर साक्ष्य कौन सा है, तो अपना आ जाता है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक जो लिखा गया है किताबों में, जो बड़े बड़े ग्रंथों में, या बोल सकते हैं स्रोतों के आधार पर साहित्यिक साक्ष्य बोल सकते हैं, स्रोत बोल सकते हैं, प्रमाण बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य आगे, ठीक है दोस्तों। अब करेंगे हम आगे की बात, इससे आगे 1 नंबर आ गया अपना पुरातात्विक साक्ष्य, 2 नंबर साहित्यिक साक्ष्य। अगर 3 नंबर की दोस्तों बात करें तो ये अपना आ जाता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण क्या होता है विदेशी विवरण, अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हम पुरातात्विक साक्ष्य की चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान लगा के देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्लास है ये भी। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य यानी क्या होता है, जो जमीन से खोदकर जो वस्तु निकाली जाती है, जो जमीन से खोदकर जो वस्तु निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, जो जमीन से खोदाई में जो हमें प्राप्त साक्ष्य होते हैं उसे कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे कि सिंधु सभ्यता हमारी एक सभ्यता थी भारतीय, अब तो वर्तमान में वो पाकिस्तान में है, लेकिन हमारे देश आजाद होने से पहले वो भारत का ही हिस्सा थे। उनमें जो भी वस्तुएं मिली है, मृत बाण, बर्तन, कुछ भी सेलखड़ी की मोहरें मिली है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हम आगे कि भाई पुरातात्विक साक्ष्यों में किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। वैसे तो अनेक प्रकार की चीजों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ इतिहास का महत्व समझ रहे हैं, इस कारण सिर्फ छोटी छोटी बातों को हम लेके चल रहे हैं। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो सर्वप्रथम अपना क्या आ जाता है, अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख क्या होता है दोस्तों, अभिलेख क्या होता है, मान लीजिए आपके गांव में ये एक क्या है, किसी भी देवता का मान सकते हैं, ये एक मंदिर है, ठीक है भाई। इस मंदिर का निर्माण मान लीजिए आपके गांव के सरपंच साहब ने करवाया, ठीक है भाई। सरपंच साहब का नाम मान लीजिए ये हो गया तिलोक सिंह या तिलोक राम सरपंच आपके गांव का सरपंच है, ठीक है। इन्होंने जब मंदिर बनवाया, किसी भी देवी का हो सकता है, किसी भी पुरुष देवता का हो सकता है, तब उन्होंने क्या करवाया, यहाँ पर एक वही पट्टी लगवा दी एक से, ठीक है, और उस पट्टी पर अपना नाम लिखवा दिया, श्री तिलोक राम जी द्वारा सन इतने में ये मंदिर का जो निर्माण सामग्री में लगा उनका ये भेंट दी गई है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, शिलालेख। मान लीजिए कभी ये धरती उल्ट पुल्ट हुई और ये जो मंदिर वगैरह हमारी धरती है वो नीचे चली गई, और नीचे का जो पथरीला जो भी समुद्री मार्ग है, या फिर मान सकते हैं नीचे की जो पृथ्वी है वो ऊपर आ जाती है, तब क्या होगा, जब वो अनेक नई सभ्यता यहाँ पर विकसित होगी, तब क्या होगा दोस्तों, अगर हमारी तरह हम बात करें कि भाई सिंधु सभ्यता की खोज हमने की, वैसे ही अगले लोग आएंगे वो इस सभ्यता की खोज करेंगे। तो खोज करेंगे तब वो अंदर से क्या पाएंगे कि भाई ऐसा एक शिलालेख मिला है, उस पर नाम लिखा हुआ है तिलोक राम द्वारा ऐसा। अगर वो लिपि पढ़ सके तो हम तो सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अगर सभ्यता की लिपि पढ़ रहे हैं तो इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा गांव था, कौन सा मंदिर था और किन उन्होंने बनवाया था। इसे ही कहते हैं अभिलेख दोस्तों, ठीक है। अब बात करें हम आगे, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। अगर अभिलेखों की बात करें तो सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा आ जाता है, शिलालेख। 3 प्रकार के होते हैं,
सर्वप्रथम की बात करें कि पहला अभिलेख कौन सा आता है। हाँ, अभिलेखों का अध्ययन हम एपियोग्राफी में करते हैं। एपियोग्राफी में हमें अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहले अभिलेख की बात करें तो वो अपना कौन सा आ जाता है, शिलालेख। शिलालेख। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे हम 2 नंबर की बात। 1 नंबर अपना शिलालेख आ गया, 2 नंबर की बात करें तो ये अपना आ जाता है गुहालेख। गुफालेख या गुहालेख एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, अगर 3 नंबर के हम अभिलेखों में बात करें कि कौन सा अभिलेख 3 नंबर में आता है, तो अभिलेख कौन सा हो जाता है, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। अब क्या होता है शिलालेख, क्या होता है गुहालेख, क्या होता है स्तंभ लेख, हम इनकी चर्चा अभी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो इनको बांटा गया है मुख्य भाई 2 भागों में, इनको भी बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो आ जाता है अपना धार्मिक और एक आ जाता है अपना धर्मेतर। एक तो अपना आ जाता है धार्मिक दोस्तों और एक आ जाता है धर्मेतर। भाई ये धार्मिक क्या है, धर्मेतर क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम विदेशी विवरण की बात कर लेते हैं। विदेशी विवरण, विदेश यानी अपने देश का नहीं, किसी और देश का। मान सकते हैं चीन का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, इंग्लैंड का हो सकता है, ब्रिटेन का हो सकता है, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही है, जैसे किसी भी अन्य देश का हो सकता है। विवरण यानी कुछ लिखा हुआ हमें मिला है, साक्ष्य। विवरण यानी कुछ लिखा हुआ, किताबें हो सकती है, कुछ शिलालेख हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो विदेशी विवरण यानी विदेशी इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ है। तो भाई विदेशी इतिहासकार कौन कौन से थे, आइए विदेशी विवरण की बात करें कि भाई कौन कौन से वो विदेशी विवरण थे, या फिर कौन से वो यात्री थे जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में क्या मिलती हो, जानकारी मिलती हो दोस्तों। तो पहले की अगर हम बात करें कि पहला वो विदेशी इतिहासकार कौन था, ठीक है, उनकी बात, उनका नाम आ जाता है हेन सांग। हेन सांग कहाँ का निवासी था, ये चीन का निवासी था, और इसे 2 अन्य नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। और इसे एक अन्य नाम से और जाना जाता है, और वह अन्य नाम कौन सा है दोस्तों, नीति का पंडित। नीति का पंडित। भाई नीति का पंडित क्यों कहा जाता है, नीति का पंडित इसलिए कहा जाता है कि उसने बौद्ध धर्म में बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की थी, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया यहाँ पर आकर। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था जो कुमारगुप्त प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था, उन्होंने वहां पर क्या 14 साल रहकर क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण की थी। और वो भारत कब आया था, उन्होंने 729 ईस्वी में भारत आया। किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन। आपने नाम सुना होगा राजा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन कहाँ का, किस वंश का राजा था, पुष्यभूति वंश। मैं लिखने लिखा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश राजा कौन था, हर्षवर्धन के समय भारत आया। हर्षवर्धन का शासनकाल मिलता है हमें 606 से लेकर 647 शासनकाल मिलता है। वो आया हेन। तो दोस्तों हेन सांग आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हमने इतनी बात कर ली, हम आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा रद्द कर रहा हूँ। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेन सांग को, और नीति का पंडित क्यों, कि बौद्ध धर्म में उसने शिक्षा ग्रहण कर ली थी नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, 729 ईस्वी में भारत आया था। अगर 2 नंबर की हम विदेश यात्री की बात करें तो वो अपना कौन था, उनका नाम है फायान। फायान वो कब आया था भारत, वो आया था दोस्तों 399 ईस्वी में, 299 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, वो किनके शासनकाल में भारत आया था, वो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फायान किनके शासनकाल में भारत आया था। तो अपने शासनकाल में आया था चंद्रगुप्त तृतीय। चंद्रगुप्त तृतीय उसे कहा जाता है विक्रमादित्य, गुप्त वंश का राजा था। ठीक है, उसके सामने बात आया 399। और अगर हेन सांग की भाई उन्होंने भारत का अपनी पुस्तक में क्या लिखा, इतिहास लिखा, तो उनकी पुस्तक का क्या नाम मिलता है, हेन सांग की पुस्तक का हमें नाम मिलता है सीयूकी। सीयूकी, इसको हम साथ में नहीं लिख सकते दोस्तों, सीयूकी। ये किसकी पुस्तक है, हेन सांग की। अगर हम फायान की पुस्तक की बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम है फोकयुकी। फोकयुकी उनकी पुस्तक का नाम है, जिसने भारत का
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, उसमें सभी का इन राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन आर्थिक परिस्थितियों यानी स्थितियों का, भारत की स्थितियों का भाई अपनी पुस्तकों में क्या किया, संकलन किया। ठीक है, ये आ गई बख्तियार की बात। आया 399 ईस्वी में भारत आया। अगर 3 नंबर की हम विदेश यात्री की बात करें दोस्तों, सीयूकी हो गया। ठीक है, और 3 नंबर की हम बात करें कि भाई 3 नंबर कौन आया था, तो अपन आ जाता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ये किनके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये कौन था? आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर 326 ईस्वी में वो भारत आया था। उनका एक सेनापति था जिसका नाम सेल्यूकस, और सेल्यूकस का राजदूत बनकर और अपने मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। अगर इनकी पुस्तक का हम बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम मिलता है हमें इंडिका। इंडिका मिलता है। इससे ही भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। इससे ही भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मेगस्थनीज को कहा जाता है। अगर सिंपल सी बात करें कि इतिहास का पिता कौन है, तो इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस इतिहास का पिता है। अगर इनकी पुस्तक का हम बात करें तो बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है इन्होंने, मैं भी आपको बताऊंगा। पिता, ये किस भारत के इतिहास का पिता? हेरोडोटस। अगर इनकी पुस्तक का हम बात करें, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। कहाँ का ये था हेरोडोटस? ये था ग्रीस देश पे। इसे ही कहा जाता है इतिहास का पिता। लेकिन भारत के इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है? मेगस्थनीज को। दोस्तों याद रखना, ये बात होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम अभिलेखों की। मेगस्थनीज, इंडिका। अगर शिलालेखों की बात करें तो मैंने अभी बताया था, जैसे कि कोई भी मंदिर हो सकता है, कोई देवालय हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, कुछ भी यानी विद्यालय भी हो सकते हैं, तो उन पर ऐसे पत्थरों की भांति क्या लगे होते हैं? शिलालेख। इसमें कहा गया है संदीप कुमार द्वारा सन 5/13/2020 को ये एडर द्वारा ये भवन का निर्माण किया गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिलालेख। जो पत्थरों पर बने होते हैं, पत्थरों पर खुदाई के तौर पर लिखे होते हैं, उसे शिलालेख कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम आगे। शिलालेख हो गया गुहालेख। जैसे इस आकार की क्या मिलती है हमें? गुफाएं मिलती है। गुफाओं के इस छोर पर ऐसे अनेक प्रकार के क्या लिखे होते हैं? लेख लिखे होते हैं, उसे कहते हैं गुहालेख। गुफाओं के अंदर नहीं है दोस्तों, गुफाओं के जो बाहरी कोनों है उस पर क्या लिखा होता है? ऐसे अनेक प्रकार के लेख लिखे होते हैं, उन्हें कहते हैं गुहालेख। और स्तंभ लेख की बात करें तो ऐसे बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, हमें मौर्य वंश में ही थोड़े बहुत स्तंभ देखने मिलते हैं और यहाँ पर लिखा होता है, उसे कहते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, अगर हम विजय स्तंभ की बात करें तो यहाँ पर एक विजय स्तंभ प्रस्तुति लगी हुई है। ठीक है, उसी को ही कहते हैं स्तंभ लेख। इस प्रक्रिया को स्तंभ लेख, अभिलेखों का हमने अध्ययन कर लिया है। अभिलेखों का अध्ययन हम किस में करते हैं? एपियोग्राफी में करते हैं। शिलालेख की बात हो गई, गुहालेख की बात हो गई, स्तंभ लेख की बात हो गई। ये तो बात हो गई अभिलेखों की। ठीक है, अब बात करें हम धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक क्या होता है और धर्मेतर क्या होता है? तो धार्मिक क्या होता है? जो धर्म के आधार पर जो पुस्तकें लिखी होती है उसे कहते हैं धार्मिक। जैसे अपना क्या हो सकता है? अपनी भागवत गीता हो सकती है, भागवत गीता। इसे में आ जाता है अपना कुरान। इस और 3 नंबर की बात करें तो इनमें आ जाती है रामायण, इनमें आ जाती है बाइबिल। ये सभी प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ है वो साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं। धार्मिक जो कि पुरानी बातों के बारे में हमें जानकारी करवाते हैं। बाइबिल, रामायण, कुरान, भागवत गीता, ये धार्मिक आ जाती है। अगर हम धर्मेतर की बात करें, धर्मेतर क्या होता है? इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ, जो भारत के इतिहासकारों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उस हमें वह किन श्रेणी में हम रखते हैं? वो हम रखते हैं धर्मेतर श्रेणी में। इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ, इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ। जैसे कौन, अब मान लीजिए हम उदाहरण दें, उदाहरण के लिए हमारे सामने कौन आ जाता है? कौटिल्य। कौटिल्य का कौन सा ग्रंथ था दोस्तों? उनका ग्रंथ का नाम आ जाता है अर्थशास्त्र। यह आ जाता है धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत।
ठीक है। एक बात है, हीन-सान था, वो जो भारत के यहाँ के मूल निवासी थे उनको क्या समझता था, हीन समझता था कि जो कुछ भी है हम ही हैं। इस कारण वो अपने आप में एक कहावत भी और कहता है, बहुत ही अच्छी कहावत है कि भाई गुरु में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, कि गुरु को इंसान में कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे अपनी ही छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इस प्रकार की कहावतें कहता था हेमसाम। इसे कहा जाता है यादवों का राजकुमार और इसे कहते हैं नीति का पंडित। दोस्तों आज हमने पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण की बात कर ली है। कल हम जानेंगे भाई इतिहास शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए दोस्तों नमस्कार। अगर हमारे आज का वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।